हेलो एवरीवन। हम राष्ट्र साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में ये देखा कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और राष्ट्र साहित्य की विशेषता क्या है। अब इसी सिलसिले में आज हम राष्ट्र रचनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज की पहली रचना है वह है कुमार राष्ट्र। कुमार राष्ट्र रचना किसने लिखी है? तो इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय माना है वो 9वीं सदी माना है। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1673 से 1703 के मध्य में इसका समय माना है। तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल इसका 9वीं सदी में मान रहे और हजारी प्रसाद द्विवेदी से 1673 से 1703 के बीच का मान रहे? इसके दो कारण हैं। पहला, एक तो इसमें जब रचना स्टार्ट होती है तब चित्तौड़ के खुमान द्वितीय का इसमें जिक्र आता है, जो बगदाद के अलमामों के खिलाफ जो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसमें खुमान द्वितीय की पराजय को दिखाया गया है इसमें, जो कि 9वीं सदी की घटना है। दूसरा, इसी रचना में आगे चल के महाराणा प्रताप का भी जिक्र मिलता है। जब महाराणा प्रताप, उसके पुत्र अमर सिंह तथा महाराणा राज सिंह का चित्रण भी मिलता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जो अपने युद्ध अभियान चलाए थे। तो जब इतनी लंबी परंपरा मिलती है खुमान द्वितीय से लेके महाराणा प्रताप, अमर सिंह और महाराजा राज सिंह से लेके, तो इसके समय को लेके काफी विवाद है आलोचकों में। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि खुमान द्वितीय से इस रचना का आरंभ हो रहा है, यानी कि ये रचना तब से लिखी जानी शुरू हो चुकी थी, जो कि 9वीं सदी का समय था। तो इस रचना को अपने को तब से मानना चाहिए। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसमें महाराणा प्रताप का जिक्र मिलते हैं, जो कि 1600-1700 के आसपास की घटना है, जिसके कारण अपने को ये इसी समय लिखी गई होगी। तो ये काफी मतभेद है आलोचकों में। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय माना है 9वीं सदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 1673 से 1703 के मध्य का समय। ठीक है, इसका कारण मैंने समझा ही दिया। एक तो इस समय जो घटना मिलती है वो मिलती है हुमायूं द्वितीय और बगदाद पे अलमामों का युद्ध, अलमामों का युद्ध व हुमायूं द्वितीय की पराजय। ठीक है, और जो दूसरी घटना मिलती है वो मिलती है महाराणा प्रताप प्रताप अमर सिंह व राज सिंह का जिक्र। तो इतनी लंबी परंपरा मिलती है, जिसके कारण इसमें कहा जाता है कि इसमें खुमान द्वितीय का वर्णन नहीं है, इसमें खुमान के वंश पर लिखा गया महाकाव्यात्मक इतिहास है। तो यह खुमान वंश पर लिखा गया महाकाव्यात्मक इतिहास ग्रंथ है।
क्योंकि इसमें पूरे वंश की अपने को जानकारी मिली। तो ये पहली रचना थी। अब जब एग्जाम में आएगा कि इसका समय क्या है तो अपन 9वीं सदी ही मानेंगे। ठीक है। दूसरा है बिसल देव रासो। बिसल देव रास जो बिसल देव रासो का समय है वो माना जा इसके लेके भी मतभेद है। इसके लेके बिसल देव रासो से एक छंद चलता है कि संवत 1272 मंजारी जेठ बधी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभाई शारदा तुष्टि ब्रह्म कुमारी। तो इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। तो इसमें 1272 मंजारी, तो 1272, तो 72 से मतलब रामचंद्र शुक्ला ने 12 का लिया है, तो 1212। ये आप कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं इस छंद को लिख के देता हूँ। संवत 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। बुधवार नाल रसायन आरंभ ही। आरंभ ही शारदा तुष्टि ब्रह्म कुमारी। शारदा तुष्टि ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी। तो ये एक छंद मिलता है अपने को इस रचना की शुरुआत में, जिसका मतलब है, एक तो इसमें समय दिया गया है 1272। ठीक है, इसमें रचनाकार का नाम दिया गया है। दूसरा एक तथ्य जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। तो वो रसायन उन्होंने बिसल देव रासो से लिया है, वो पंक्ति यही है, रसायन आरंभाई शारदा तुष्टि ब्रह्म कुमारी। तो इसमें 72 का मतलब रामचंद्र शुक्ल ने 12 से लिया है, तो इन्होंने संवत 1212 इसका आरंभ माना है। जबकि मोतीलाल मिनारिया ने इस रचना को 16वीं सदी का माना है और कहा है कि गुजरात के कवि नलपति नाल की यह रचना है। और माता प्रसाद गुप्त ने इसे 14वीं सदी का माना है। तो इसको लेके काफी विवाद है। ठीक है। तो अब इसका जो संपादन मिलता है हमें आज के समय में, वो पहला संपादन मिलता है सत्यजीव वर्मा का। फिर माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद्र नाहटा ने भी बिसल देव रासो का संपादन किया है। इसमें लगभग 128 छंद मिलते हैं, जिसमें विग्रह राज चतुर्थ, जो बिसल देव है वह ही विग्रह राज चतुर्थ है। तो विग्रह राज चतुर्थ का जिक्र मिलता है और उनकी पत्नी राजमती, जो कि मालवा के राजा परमार भोज की पुत्री थी, उनका और बिसल देव रासो का किसी बात को लेके खटपट हो जाती है। तो उसमें दोनों की नाराजगी चलती है, बिसल देव रासो उड़ीसा चले जाते हैं। फिर वो पीछे से राजमती का वियोग श्रृंगार दिखाया गया है। फिर बिसल देव आते हैं वापस, तो ये नाराज होके अपने मालवा चली जाती है परमार राजा के, परमार भोज के। फिर बिसल देव रासो मालवा जाते हैं, इनको मनाते हैं, वापस लाते हैं। तो ये पूरी एक वियोग श्रृंगार की, पति पत्नी की जो एक होती है नाराजगी, खटपट, उसके बारे में एक रचना है। और ये पूरी गैर परंपरा में गाने के लिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये केवल गाने के लिए लिखी गई है पूरी रचना। तो चलो इसके कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने, ये रामचंद्र शुक्ल में ऐसा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप भी लिख लेना, आप सही से इसको लिखना। रामचंद्र शुक्ल ने 72 का अर्थ
12 लिया है, जिसके कारण ये सम्मत हो गया 1212 सम्मत। और इसका समय अगर ईस्वी में निकालेंगे तो 1157 ईस्वी, 1155 ईस्वी। इसमें से 57 माइनस कर देना तो ये ईस्वी में आ जाएगा। ठीक है, इसका पहला संपादक कौन है? पहला संपादक, संपादक से समझते हो ना? संपादक यानी कि बिसल देव रासो तो पुरानी रचना है, उसको नए जमाने में किसने इसके छंदों का संकलन करके एक अच्छे तरीके से पढ़ने लायक रूप में आज के लिए छापी है, वो कौन है? तो पहले संपादक कौन है? वो है सत्य जीवन वर्मा। सत्य जीवन वर्मा। और अगरचंद नाहटा और माता प्रसाद गुप्त ने भी बिसल देव रासो का संपादन किया है। और अन्य संपादक में आ जाएगा कि माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त अपनी प्रामाणिक संपादन रचना कार्य के लिए माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक, सबसे ज्यादा जो फैक्चुअल, सबसे सही कंटेंट जो मिलता है वो माता प्रसाद गुप्त का मिलता है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे। तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक संपादन जिसका माना जाता है वो है माता प्रसाद गुप्त का, कि अगर इनका पढ़ लो, इनकी रचना में अपने को कोई भी गलती नहीं मिलेगी। और अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा का जिक्र अपने को पृथ्वीराज रासो में भी मिलेगा, ये दो ही जगह इनका जिक्र आता है। ठीक है, इसमें कुल 128 छंद है। जो माता प्रसाद गुप्त का है इसमें 128 छंद अपने को देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें नायक नायिका कौन है? तो नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जो कि कौन थे? अजमेर के राजा थे। अजमेर या सांबर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका पहला मानो अजमेर। ठीक है, और नायिका कौन है? नायिका है मालवा के राजा परमार भोज की पुत्री। राजमती। राजमती की दिक्कत क्या है कि ये बहुत ही कड़वा बोलती थी, बिल्कुल सीधा बोलती थी। ये कोई ऐसा नहीं कि राजा जी हैं तो इनको थोड़ा अच्छा अच्छा बोले बुरा मान जाएंगे, कुछ भी नहीं, जो मन में सीधा फटाक से बोल दिया। तो इसी को लेके इनसे राजा से थोड़ी सी बहस हो गई थी। हुई क्या थी कि एक बार बिसल देव रासो क्या बोलते हैं कि देखो हमारे जो फर्श है, आंगन है, उसके जो नक्काशी है, इसमें जो सोने जड़े हुए हैं, इसके जो मोती लगे हुए हैं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये पूरे भारत में अपने को देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे। ये कुछ भी कर लो यहाँ। तो राजमती क्या बोलती है कि उड़ीसा के राजा के जाके देखो, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तो राजा को थोड़ी इमेज को ये लगी कि यार ऐसे बोल रही है मेरे को। तो राजा क्या किए कि वो उड़ीसा ही चले गए उसको देखने। तो कई बोलते हैं कि 12 साल है, कई बोलते हैं 12 महीने हैं। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि ये 12 महीने के लिए उड़ीसा चल गए थे। सॉरी। तो उसके पीछे से राजमती का जो वियोग श्रृंगार था 12 महीने का, जैसे 12 मासा पद्धति भी बोलती है कि साल के 12 महीनों में अलग अलग महीने का अलग अलग वियोग दिखाते हैं मौसम के हिसाब से। कि गर्मी चल रही है, पतझड़ हो रहा है, थोड़ी बारिश हो गई, लू चल रही है। तो अलग अलग महीने का अलग अलग होता है इंडिया में। तो इस हिसाब से प्रकृति से जोड़ के इनका वियोग दिखा गया है, उससे बोलते हैं 12 मासा पद्धति। तो हिंदी में पहली बार 12 मासा पद्धति यहीं पर देखने को मिलती है। और इस रचना को ब्रज भाषा की पहली साहित्यिक कृति भी माना जाता है। ठीक है।
तो पहली बार हिंदी में बारहमासा पद्धति। ये वियोग श्रृंगार की पद्धति है। इसका जब भी बारहमासा का आता है वो वियोग श्रृंगार में ही आता है का प्रयोग। दूसरा, इसका फैक्ट है कि यह रचना ब्रज भाषा की पहली साहित्यिक कृति है। ये ब्रज भाषा की पहली साहित्यिक कृति है। ठीक है, इसमें अपने को 4 खंड देखने को मिलते हैं। इस रचना में 4 खंड। तो पहला खंड में है कि दोनों का विवाह होता है। दूसरे में होता है कि रानी इस पे व्यंग्य करती है और राजा उड़ीसा चले जाते हैं, तो रानी का व्यंग्य। और राजा का उड़ीसा प्रवास, कि मैं देख के जाती हूँ कि वो फर्ज कैसा है जिसकी वजह से मेरी रानी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा नीचा दिखा दिया। फिर पीछे से राजमती क्या करेगी? अब राजमती देख रही है, यार बोल तो दिया, राजा चले भी गए, अब पीछे से याद आ रही है, तो फिर विरह वर्णन हो जाता है। चौथा, राजा का वापस लौटना, और राजा वापस लौटता है तो रानी मालवा चली जाती है, तो अंत में राजा मालवा से राजमती को मनाकर लाते हैं। तो ठीक है, चौथा खंड में मिलता है राजा का वापस लौटना और रानी का मालवा चला जाना। और अंत में राजा मालवा से राजमती को लाता है। ठीक है, अब राजमती पीछे से सोचती है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ये स्त्री जन्म क्यों मिला है, कि और बोलती है कि आग से कोई जल जाए ना, वो तो फिर से हरा भरा हो जाए कोई पौधा, पर कोई जीभ का जल जाता है ना, फिर वो कभी नहीं पलता। जीभ का घाव सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। बाकी घाव भर जाते हैं पर जीभ का घाव नहीं भरता। तो इसी में 2 पंक्तियां होती है कि दव का दादा हो कुपल लेई जीभ का दादा न पालवह पाल है वही। तो ये एक राजमती की पंक्ति है कि राजमती पीछे से जो विरह करेगी। दव, दव यानी कि आग का दादा, यानी कि जला हो कुपड़ ले। पेड़ पे कुपड़ आते हैं ना, नई नई फूल पत्तियां आती है, तो वो वाली। पर जो जीभ का दादा है, जीभ का जला है, वो न पलवई, वो कभी नहीं पलता, कभी पोषित नहीं होता। एक तो पंक्ति ये आती है। दूसरी पंक्ति ये आती है कि अस्त्रिक जन्म काई दियो हो महेश,
कि स्त्री का जन्म क्यों दे दिया मेरे को महेश शंकर भगवान। अवर जन्म धारे घड़ा हो नरेश, के स्त्री का जन्म मेरे को मत देना। अब जिसका पति, राजमती का पति तो चला गया उड़ीसा, अब जिसका पति बाहर होता है ऐसी नायिका को क्या बोलते हैं? ऐसी नायिका को बोलते हैं प्रोसित पत्रिका नायिका। जिसका पति बाहर चला गया हो और पीछे से नायिका घर पे उसके वियोग में हो, तो ऐसी होती है प्रोसित पत्रिका नायिका। तो हिंदी की जो पहली प्रोसित पत्रिका नायिका है वो है राजमती। और ये किसने कहा है हिंदी की पहली प्रोसित नायिका? तो ये क्या कहा है? नामवर सिंह ने। क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजमती को हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका किसने कहा है? वो है नामवर सिंह ने। ठीक है। अब इसके लिए अब रामचंद्र शुक्ल का एक कथन आता है कि बिसल देव जैसे वीर के साथ रासों का लगाना कुछ अटपटा सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना केवल गाने के लिए लिखी गई हो। और प्राचीन वीर गीत परंपरा का यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये दो पंक्तियां आती है रामचंद्र शुक्ल की, कि लिखाई देता हूं आपको, कि प्राचीन वीर गीत परंपरा का यह सबसे पुराना ग्रंथ है। तो प्राचीन वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। एक पंक्ति तो ये। दूसरी, कि बिसल देव रासो जैसे वीर के साथ रासो लगाना अटपटा सा लगता है, क्योंकि इसमें युद्ध तो हो ही नहीं रहे। और रासो की अपन जितने भी रचनाएं देखते हैं उसमें युद्धों का ही जिक्र मिलता है। तो इस चक्कर में बोलते हैं बिसल देव जैसे वीर के साथ रासो लगाना कुछ अटपटा सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना केवल गाने के लिए लिखी गई हो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रचना केवल गाने के लिए लिखी गई है? तो वह है बिसल देव रासो। तो ये पंक्ति लिख लो। बिसल देव जैसे वीर के साथ रासो लगाना कुछ अटपटा सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना केवल गाने के लिए लिखी गई हो। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि कौन सी रचना केवल गाने के लिए लिखी गई है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब कि यह अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह गेय काव्य मूलतः गेय काव्य है। बिसल देव रासो। तीसरा, इसे हम ललित मुक्तक गेय काव्य भी कह सकते हैं, या इसको कहेंगे ललित मुक्तक गेय काव्य। ठीक है। ललित मुक्तक गेय काव्य परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? यह सवाल आ सकता है। तो ये हो जाएगा बिसल देव रासो। इसमें अब दो शैलियां बताई थी मैंने रासो साहित्य में, एक तो डिंगल एक पिंगल। तो इसमें कौन सी आएगी? कि यह पिंगल शैली प्रधान है।
और दो की शैली पूछते हैं, एक तो बिसल देव रासो की, एक पृथ्वीराज रासो की। दोनों ही पिंगल शैली में है और ये इसमें बारह मासा की शुरुआत होती है। बारह मासा की शुरुआत कार्तिक माह से मान कार्तिक माह से है। तो ये आज की रच- कक्षा के लिए दो रचनाएं काफी होगी। फिर बाकी की रचनाएं हम अगली क्लास में जरूर देखेंगे। मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज का कंटेंट तो ज़्यादा हो गया। अब इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने रोक दी है ये। ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आज का। थैंक यू।